आज हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है स्टार्ट कहाँ से होता है। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है आइडेंटिफाई वैकेंसी। जैसे हमने कल थोड़ी सी बात की कि जी 2 तरह की वैकेंसीज जो है ना वो होती है, एक रिप्लेसमेंट होती है, एक होती है न्यू वैकेंसी। कोई नया बिजनेस आ रहे हैं, सीईओ साहब को नया बिजनेस लेकर आ रहे हैं, कोई नया यूनिट आपका बन रहा है, कोई नई चीज़ जो है जो कि आप समझते एक्सपेंशन हो रही है, उसमें वो न्यू वैकेंसी आएगी। कोई 3-4 लोग इकट्ठे छोड़ के चले गए हैं, उसको हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। आपकी जो आइडेंटिफाई होगा वैकेंसी वो इन 2 पोजीशन से ही होगी। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि ये 2 मेजर पोजीशंस हैं कि जिनकी वजह से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सेकंड है प्रिपेयर अ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड पर्सन स्पेसिफिकेशन। जैसे कि मैंने कल बताया कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी अनस्ट्रक्चर्ड जहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन होती नहीं। तो आपने क्या करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनानी है। तो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना वो तैयार करनी होती है। अब मुझे ये बताइए कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो कौन तैयार करता है, एचआर या लाइन मैनेजर? कौन? एचआर। जितने लोग कहते हैं एचआर करता है वो हाथ खड़ा करें। आपकी कंपनी में एचआर कर रहा है, ठीक है। बाकी लाइन। अच्छा, ये रोल जो है ना, रोल ये वाकई कंबाइन है, लेकिन ये लिटरली मैं बताऊं रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर्स को जीडीज बनाना नहीं आती, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। आप किसी को कहेंगे ना जीडी बनाने का, वो रोजी इंडीड वहाँ से कॉपी पेस्ट करेगा और आपको बना के वो दे देगा। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसा करें जो मैं करता हूँ, मैंने अपने पूरे करियर में किया है 18 साल में, पेल में भी, सर्विस में भी, सिटी स्कूल में भी, बाकी जगहों पे भी। हम लाइन मैनेजर के साथ बैठ जाते थे और उसको कहते थे यार तुम्हें कौन सा बंदा चाहिए, कैसा बंदा चाहिए। उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी जो भी बोलता था ना हम उसको लिख लेते थे। अच्छा, लिख के, ये नहीं कि लिख के हमने उसको किया, मैं लिख के उसके ऊपर पूरी रिसर्च करता था कि यार लेट्स सपोज मैं अगर काम कर रहा हूँ सर्विस में, तो अगर सर्विस में एक एचआर बिजनेस पार्टनर है तो बाटा का एचआर बिजनेस पार्टनर जो है वो क्या कर रहा होगा। तो उसकी जेडी मिक्स की, हमारी जेडी देखी, एक 2 और कंपाइटर्स की जेडी देखी, उसको अलाइन किया, फिर फाइनल वेट करवाई लाइन मैनेजर से। अपने ऊपर नहीं कुछ लेना। कॉपी पेस्ट आप करेंगे ना तो लाइन मैनेजर पता क्या करेगा, आप जब उसको जेडी भेजेंगे पहले 2-3 पॉइंट्स उठाएगा वो और वहीं से वो गूगल पे डालेगा, उसको पता चल जाएगा। कॉपी पेस्ट भी आप इतनी फनकारी से करें कि वो पकड़ ही ना सके। लोग पकड़ लेते हैं। मैं एक इदारे में था तो एक सीनियर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, हमने उसे कहा जी कि उनकी तरफ से आ गए जी कि हमने एक बंदा रखना है। कहा ठीक है जी रख लेते हैं। बंदा रखा, हमने कहा जी जेडी भेजें। जी ये तो एचआर का काम है कि सर आप जेडी भेजें, हम उसको आगे इंशाल्लाह देख लेते हैं, बैठ के आपसे डिस्कस कर लेंगे। उन्होंने जेडी भेजी। वो जेडी का मैंने पहला जुमला उठाया, मैंने गूगल पे डाला, वो रोज़े की वेबसाइट खुल गई, लिंक खुल गया और इतनी सीनियर रिसोर्स थे। लेकिन बहरहाल ये उनका और हमारा एचआर वालों का ये कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि आप जो है जॉब डिस्क्रिप्शन उनसे साथ बैठ के जो है वो आपने बनानी है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एडवर्टाइज। आजकल लोग अखबारों में नहीं देते, आपको पता ही है। आजकल लोग जो है ज़्यादा व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, सोशल मीडिया पे और लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जो है कैंडिडेट का वो कहाँ आता है? सबसे जल्दी रिस्पॉन्स कौन सी सोशल साइट पर आता है? गूगल पे जाके आपने देखना है, इस पे आपने रिसर्च करनी है। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जो आता है, जो जल्दी रिस्पॉन्स आता है, वो फेसबुक पे आता है। क्यों? मैं अब आपको लॉजिक बता देता हूँ। हर 10 मिनट के बाद तो आप अपना फेसबुक चेक करते हैं, आप हर 10 मिनट के बाद लिंक्डइन नहीं चेक करते, आप हर 10 मिनट के बाद व्हाट्सएप इतना चेक नहीं करते जितना आप फेसबुक चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, प्रोफेशनल लोग करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल फेसबुक पे भी बैठे हुए हैं। प्रोफेशनल फेसबुक पे भी जो पेड कैंपेन्स हैं जो कि लोगों ने अपने पेजेस पे लगाई हुई हैं, वन ऑफ द कंपनी कॉन्टोर, वो फेसबुक पे बहुत ज़बरदस्त बड़ा अच्छा चल रही है। I2C बेहतरीन है, उनका पेज चल रहा है, वहाँ पर भी लोग, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मीडियम यूज़ करेंगे आपका पूल बड़ा होगा। अगर आप खाली लिंक्डइन बहुत अच्छा है, नो डाउट लिंक्डइन बहुत अच्छा है, लेकिन लिंक्डइन पे आपको डिफरेंट तरीका है। आप पहले जाते हैं, पहले उसको ऐड करते हैं, फिर ऐड वो एक्सेप्ट करे ना करे, फिर आप उसको एक्सेप्ट कर ले, फिर आप उसको मैसेज करें, फिर वो मैसेज देखे ना देखे तो फिर उस मैसेज का वो रिप्लाई करे ना करे, फिर आप क्या करें। अब आपने एडवर्टाइज किया, एडवर्टाइज करने के बाद आपके पास एक जॉब के पीछे आपके पास 1000 CV आ गए, 500 CV आ गया। फिर आपने उसको रिस्पॉन्स को मैनेज किया, आपने देखा यार कि ये क्या से हो गया है, किस तरह से है। फिर आपने शॉर्ट लिस्टिंग की। शॉर्ट लिस्टिंग HR करता है कि लाइन मैनेजर करता है?
लाइन मैनेजर शॉर्ट लिस्टिंग लाइन मैनेजर करते हैं। रिक्रूटर जो होते हैं वो शॉर्टलिस्ट करके कैसे? लाइन मैनेजर कैसे? प्रोजेक्ट मैनेजर है टेक्निकल, आपके पास सीवीज आ गए, आपने 1000 में से, चलिए आपको समझ आ गई कि एक किसी मतलब ऐसे बंदे का सीवी है जो आपको समझ आ गई कि यार ये नहीं आगे मैंने देना, ठीक है ना, आपने इनिशियल स्क्रीनिंग की अपनी, उसके बाद आपने वो सीवीज उठाए और लाइन मैनेजर को दिए, ये शॉर्टलिस्ट हुई कि इनिशियल स्क्रीनिंग हुई? ये शॉर्टलिस्ट स्क्रीनिंग तो फर्स्ट है, वो एचआर कर रहा है 1000 में से 110 प्रोफाइल कर रहा है, ये शॉर्टलिस्टिंग जब जेक्यू करवाएंगे वो लाइन मैनेजर ही कर रहा है रेलेवेंट वाला। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर एक मसला है, इशू ये है, हम रियल टाइम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। इशू ये है कि लाइन मैनेजर कहता है मेरे पास सीवी लेके आओ, मेरा टाइम बचाओ, शॉर्ट लिस्टिंग करके लो। ऐसे कहते कि नहीं कहते आप? ऐसे ही कहते हैं ना। मार कहाँ पड़ती है हम सबको? मार हमें इसलिए पड़ती है कि हमें टेक्निकल जार्गन्स या बाकी चीज़ें जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कि कैंडिडेट पे हम देख रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि प्रोजेक्ट मैनेजर हम रख रहे हैं तो कौन सी टेक्निकल स्लैंग्स, कौन सी चीज़ें जो है उसको आनी चाहिए। जैसे हम एक इदारे में थे तो हम एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ATS यूज़ कर रहे थे, तो अब हम ढूंढ रहे थे कौन सा ATS, जिस बंदे ने ATS या एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम या बाकी चीज़ें यूज़ नहीं की हैं वो CV में देख नहीं सकेगा कि क्या है। अब वो आप जब आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो क्या करेगा वो लाइन मैनेजर? तो पिटेगा, वो कहेगा अच्छा यार अगर मैंने ही शॉर्ट लिस्टिंग करनी है तो फिर ऐसा करो कि डायरेक्ट मेरी तरफ ईमेल्स जो है लेकर आ जाओ। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एज ए रिक्रूटमेंट मैनेजर, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ले भाई, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जो कि सेठ साहिबान या बाकी जगहों पे नहीं मिलती है। वो आगे से कहते हैं यार HR का काम है बंदे हायर करना, भर्ती करना। एक्चुअल में हमें ये भी समटाइम नहीं बताया जाता कि बंदा रखना कौन सा है, कैसा रखना है, क्या स्किल सेट होगा। और माजरत के साथ ये भाई ने भी बड़ी प्यारी बात की, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉपी पेस्ट करते हैं, जेन्युइन बता, और उससे पड़ती है फिर हमें मार ही पड़ती है कि वही कॉपी पेस्ट वो उठाते हैं और वो फ्रंट एंड पे जाके कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही होती है और वहाँ पर जाके वो, मैं आपको यही नहीं कहता कि आप रिसर्च ना करें, आप रिसर्च करें, लेकिन आप उसमें से पॉइंट्स लें जो कि वाकई जेन्युइन हैं, उसके बाद आप जाके प्रेजेंट कर दें। आप में से कितने लोग हैं जो कि जॉब डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो वेबसाइट से देख के बनाते हैं? और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं बाय द वे जो कि जहाँ पर रेडीमेड जॉब डिस्क्रिप्शंस मिलती हैं? एनीवन? वर्केबल, हाँ वर्केबल है, ठीक है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं कस्टमाइज्ड जो कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शंस बनी बनाई दे देती हैं। जैसे ये वर्केबल एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, लिख लें आप, वर्केबल बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। अच्छा, एक मैं आज आपको गिफ्ट भी दे रहा हूँ और वो है एक वेबसाइट जिससे HR का हर मटेरियल आपको मिलेगा, वो है sitehr.com, sitehr.com, साइट HR, हर किस्म का, मतलब कि जॉब डिस्क्रिप्शंस, KPIs, इवन जिस सेक्टर का आप कहेंगे आपको उस सेक्टर का मटेरियल वहाँ पे मिलेगा। मॉन्स्टर करके एक है, वहाँ से आपको जो है जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छी मिल जाएंगी। अच्छा, अब वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो बनी हुई हैं वो तो अमेरिका की बनी हुई है, वो तो UK की बनी हुई है। अब हमारा जो HR मैनेजर जो यहाँ कर रहा है वहाँ तो नहीं कर रहा, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? फिर हम उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर हम उसको कस्टमाइज्ड करेंगे, हाँ उसके मुताबिक जो है वो हम बनाएंगे। अच्छा, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आ गया रेफरेंसेस। यहाँ आपको क्या लगता है कि रेफरेंसेस से क्या मुराद है? मैंने क्यों डाला होगा यहाँ पे रेफरेंसेस? और जो बैकग्राउंड चेक्स हैं ये हमें कब करने चाहिए? हायरिंग करने के बाद या हायरिंग करने से पहले? कितने लोग हैं जो कहते हैं हायरिंग करने के बाद करने चाहिए? हाथ खड़ा करें। हायरिंग करने के बाद करने चाहिए, जो मतलब ऑफर लेटर के बाद। कितने लोग? फाइनलाइज जो बोल्ड है उसके ऑफर लेटर से पहले हम कर नहीं सकते, वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, तो हमेशा जो बैकग्राउंड चेक होता है वो ऑफर लेटर के बाद ही होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, ऑफर लेटर के बाद आपको कोई भी अपनी सैलरी सिर्फ शेयर ही नहीं करता ऑफर लेटर। बहुत रेयर केस अगर आपको शेयर कर रहे हैं। कितने किस्म के कैंडिडेट्स होते हैं मार्केट में? दो टाइप्स हैं कैंडिडेट्स की, कौन कौन सी है? वन इज एक्टिव कैंडिडेट, सेकंड इज पैसिव कैंडिडेट। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव कैंडिडेट्स एंड द पैसिव कैंडिडेट्स? नहीं, ऑन ड्यूटी से मुराद मतलब क्या? एक्टिव जो जॉब के लिए इंटरेस्टेड है हाँ, और अप्लाई करना चाह रहा है, ठीक है। और पैसिव?
यस हाँ ज़बरदस्त आ गया। ले जी देयर इज अ सिचुएशन, एक्टिव कैंडिडेट है वो तो फौरन आ जाता है ना, उसको पता होता है। साइंस क्या होते हैं एक्टिव कैंडिडेट? आप जब फ़ोन पे किसी को कॉल करते हैं, देयर इज़ अ प्रोसेस, क्योंकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, हम उस पर बात कर रहे हैं। जब आप किसी कैंडिडेट को कॉल करते हैं, आपको कैसे पता चलता है ये एक्टिव है या पैसिव है? एनीवन? साइंस होते हैं ना कुछ सिग्नल क्या? उनकी अवेलेबिलिटी बता देती है। और जो पैसिव कैंडिडेट होता है वो क्या करता है? कॉल बैक की रिक्वेस्ट कर लेते हैं नॉर्मली कि बाद में कॉल करेंगे। एक्टिव वाले भी कर लेते हैं, सम टाइम बिजी होते हैं। पहले चले जाते हैं फर्स्ट पे अगर हाँ, मुझे yes. एग्रीड। मुझे ये बताइए, क्योंकि हम सब एचआर में हैं और हम रिक्रूटमेंट करते हैं, अगर कोई कैंडिडेट आपसे ये पूछ ले कि जी आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड माइंड टाइम, टेल मी व्हाट इज द सैलरी ब्रैकेट ऑफ दिस जॉब, वो एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है। क्यों? एक्टिव कैंडिडेट भी फिर पूछ सकता है आपसे एक्टिव क्यों है, वो किस चीज़ के लिए एक्टिव है, पैकेज के लिए एक्टिव है, वो could be both, yes. वो एक्टिव कैंडिडेट है अगर आपसे वो पूछ रहा है, क्योंकि वो ये चाह रहा है कि यार आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि वो विलन बन गया है, उसने आपसे पूछा है तो वो गलत किया। नो, उसका राइट है, आपका राइट भी तो है ना कि आप भी तो उसको एंड में कहते हैं ना कि विल गेट बैक टू यू, जो कि आप विल गेट बैक कभी भी नहीं करते। एचआर वालों का बड़ा मशहूर है, मतलब रिक्रूटर का ना, मतलब कि वी विल गेट बैक टू यू, और फिर वो विल गेट बैक माजरत के साथ नहीं आता, तो लोग फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, यहाँ रिप्लाई भी नहीं करते। तो मैं अब आपको ना ये रियल टाइम सिनेरियोस बता रहा हूँ कि वो एक्टिव कैंडिडेट है। एक सिनेरियो और है, आप रिक्रूटमेंट मैनेजर हैं, आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, कैंडिडेट को आपने कॉल की, आपने देखा उसके सीवी के अंदर 4-4 महीने के बाद, 6-6 महीने के बाद, साल के बाद जॉब स्विचेस हैं। अभी आपने इसका मुझे रिप्लाई हाथ खड़ा करके देना जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप उसको रखेंगे? कितने लोग कह रहे हैं कि वो उसको रखेंगे जिसके जॉब स्विचेस हैं? 3 सालों में 4 जॉब्स चेंज किए, आप उसे रखेंगे नहीं रखेंगे? दानियल साहब आप रखेंगे उसे? ठीक है, कितने लोग कहते हैं जो नहीं रखेंगे? हाथ खड़ा करें। सर आपके पास सीवी है ना, बंदा फिट है, मैं बंदा नहीं अभी हम वही इंटरव्यू कॉल की तरफ आ रहा हूँ, वही है। दानियल चीमा साहब ने कहा, मैं आपको बता दूं, दानियल चीमा साहब ने कहा कि वो रखेंगे, आप कह रही हैं कि जी एटलीस्ट हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे या उसको करेंगे, बाकी पूरी क्लास कह रही हम नहीं रखेंगे। डिपेंड करता है कि उसने 3 साल में किस कंडीशन में क्यों छोड़ा। आपको कैसे पता? आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल देख रहे हैं। मैं एक मिनट ठहरी, इधर मैं आपको रोकता हूँ। आप उस सीईओ साहब के पास लेके जाएंगे, सीईओ साहब क्या कहेंगे? ये तो हमारे पास टिकेगा ही नहीं, मैं साहब ये सीवी क्यों लेकर आई हैं? आपको तो जाना नहीं, आप भी सीईओ के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो आपको सीईओ की अप्रोच पर, आप मेरी अपनी पर्सनल राय है, आप लोगों की अपनी डिफरेंट राय हो सकती है। किसी भी कैंडिडेट को ना उसकी जॉब लेंथ पे उसको वैल्यूएट मत करें। रीज़न है, देयर इज़ अ रीज़न, देयर इज़ अ लॉजिक। उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ है उस कैंडिडेट को पता है। ऐसी चीज़ें सीईओ साहब के पास लेके चले जाते हैं, सर देखिए ना ये मसला हुआ, ये वो कहते हैं मुझे सोल्यूशन बताओ। आगे पता चल गया आपको कि कैंडिडेट ऐसा है ना, व्हाट इज द सोल्यूशन? क्योंकि हम रियल टाइम सिनेरियो से बात कर रहे हैं भाई, पता चल गया आपको कि ये है। मैं एज ए रिक्रूटमेंट मैनेजर, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, मैं तो रखूंगा उसे, मैं रखूंगा कैंडिडेट को। किस पे आप किस सिचुएशन पे रखेंगे आप? मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमने देयर इज अ वन सिचुएशन कि कैंडिडेट की 3-3, 4-4 स्विचेस हैं, आपको नहीं पता कि क्यों है। पहले हम देखेंगे, होमवर्क करेंगे। कुछ स्टैक्स ऐसी होती हैं जिन पे आपको बंदे नहीं मिलते, एंड कल्बे एंड सदफ नोज दैट कि वो क्या है। बंदा ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में, 5 तो लोग अवेलेबल हैं, उस पूरी उसके फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? लेकिन जब ऑप्शन होगी हमारे पास तो फिर हम उस कैंडिडेट का रिस्क नहीं मिस देखिए मेरी बात सुने, मर्न इंजीनियर कितने अवेलेबल हैं? है मेरे पास इस टाइम। हाँ, मैं वही तो मैं आपसे अर्ज कह रहा हूँ ना, मैं आपको वो स्टैक बता रहा हूँ कि जिस स्टैक पे नहीं है। अच्छा, इस पे वर्क एथिक्स जो है ना वो भी आते हैं, उस पर भी हमें देखने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोग सब हायरिंग करते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि कम अज़ कम उसको इंटरव्यू की कॉल ज़रूर करें और पूछें कि यार क्या डायनामिक्स हैं, क्या रीज़न थे जिसकी वजह से तुमने जॉब्स छोड़ी। हो सकता है वो अच्छा कैंडिडेट हो, सच बताएगा सारा कुछ।
तो यार फिर हम भी तो फनकार हैं ना, फिर हम भी तो पता कर लेंगे ना। मतलब अब अगर एक और ऑर्गेनाइजेशन में वो बैठा होगा और मैं उसे एचआर वाले से ही पूछ सकता हूँ, किसी और मीडियम से मैं कोई फीडबैक ले सकता वो हूँ, ये कह दे कि वो कंपनी यहाँ से वाइंड अप हो गई है फिर। और सर तो फिर होगी मिसी। इसमें सर ये भी मुझे तो ये सिचुएशन मिली है ना, एक हाँ। मैंने रिसेंटली अप्रोच किया है कैंडिडेट को, हाँ उसके साथ 2 इंसिडेंट हुए हैं। एक जिस कंपनी में वो काम कर रहा था ठीक है, साल पहले, वो वाइंड अप हो गई है, वो दुबई बेस्ड कंपनी थी, उसने एसटीएस को छोड़ दिया। सेकंड, वो जिस करंट कंपनी में काम कर रहा था 3 पार्टनर्स थे ठीक है, और उनका आपस में क्लैश हो गया, इसलिए उसने 6 महीने बाद वो भी छोड़ दिया। ऐसा ही है, ठीक है, अब हमने उसको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया है। ठीक है। अब वो ये सिचुएशन हम बेशक हाँ, हम ऐसे- जाकर ऐसे। चेक करेंगे। बस इसलिए मैं आपसे रियल टाइम चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जिसका हमें एक्चुअल में पता हो कि उसका सोल्यूशन है क्या। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको पता है कैंडिडेट भी बड़े फनकार होते हैं, हर तरह के कैंडिडेट पाए जाते हैं। जिस तरह एचआर वाले हर तरह के पाए जाते हैं, इस तरह कैंडिडेट्स भी हर तरह के पाए जाते हैं। एग्रीड, ये चीज़ें हुई होंगी। हम क्या करते हैं, देखें, जब कोई कैंडिडेट करता है तो हम उससे उसकी कंपनी की डिटेल हमारे पास होती है लिंक्डइन के थ्रू, हम जाके चेक कर लेते हैं। पहले हम सबसे पहले जाके देखते हैं इनका पेज कितना एक्टिव है, लिंक्डइन का पेज चल रहा है नहीं चल रहा। आपको पता होता है यार कि एक नंबर कंपनी है या फिर ये फेक बनी हुई है, इस तरह से है। फिर वहाँ पे वेबसाइट्स होती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप हो सकते हैं। आप इसमें आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप डायरेक्टली यूएस क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हैं। तो जब आप यूएस क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं वो तो पूरी डिटेल जो है वो लेते हैं। समटाइम्स अगर एचआर वाले को बंदा समझ में आ जाए इनिशियली शुरू के 15-20 मिनट में और हमारे पास वो बंदा भी ना मिल रहा हो, तो समटाइम एचआर वाला को चाह रहा होता है मैं डिग डाउन करूं, ये मुझे अच्छी जस्टिफिकेशंस दे दे कि ये सही रीजन से छोड़ दे। सर मेरी बात सुनिए, एचआर का काम खाली बंदे को ढूंढना नहीं है, सेल करना भी होता है। सेल हम जो है ना रिक्रूटमेंट में हमारी एक बाकायदा सेल पिच होनी चाहिए कि जी मैं फलां कंपनी से बोल रहा हूँ, ये है। क्योंकि जहाँ से आप बोल रहे होते हैं, देखिए आप मेरी बात सुने ना, सर्विस है, उनको ज़रूरत नहीं। सर्विस इज़ अ ब्रांड, पेल इज़ अ ब्रांड, बाकी जो ब्रांड है। अब हम कोई स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, कोई नई कंपनी, पहले आप कंपनी को बेचें, फिर आप अपने आप को बेचें, फिर आप कैंडिडेट को आप लेकर आएँ प्रॉपर तरीके से। तो यस एग्रीड कि पूरी ये आपको जो है पूरा होमवर्क करना पड़ता है। देयर इज वन, कैंडिडेट को भी बेचना है आपको, हाँ कैंडिडेट को भी आगे बेचना है, वहाँ पे सिलेक्ट करवाना है। हाँ बिल्कुल। और आप जो है वो उनको जाके लाइन मैनेजर को आप कह रहे होते हैं कि सर ज़रा देखिएगा इसको। और कई दफ़ा एचआर वाले कह रहे होते हैं सर ये बस एक ही है मेरे पास, आपकी मेहरबानी है अब बस कर दे क्योंकि अब हो गए। क्योंकि लाइन मैनेजर की भी ना उनको ना मज़ा आता है, मतलब इंटरव्यू में भी वो उनको मज़ा आता है कि यार देखो कि अच्छा ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हायरिंग मैनेजर जो कर रहा होता है, एचओडी की भी। यार देखो कि इंटरव्यू में ना आप बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू करें और बाइस बिल्कुल ना हो। लोग बड़े बाइस्ड होते हैं। इसके ऊपर हम ज़रा वो जो हमारा एक रोल प्ले है इंटरव्यू वाला, उस पर हम आके बात करेंगे। देयर इज़ वन अनदर सिनेरियो मेरे साथ बिल्कुल ये इफेक्ट हुआ हुआ। मैंने कैंडिडेट का इंटरव्यू किया सॉफ्टवेयर हाउस में, बड़ा ज़बरदस्त, अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी और बहुत अच्छा बोलता था, वंडरफुल। मैंने उसका इंटरव्यू किया, मेरे नीचे एक सॉफ्टवेयर हाउस और था, ज़बरदस्त। यहाँ से वो चला गया, मेरे से इंटरव्यू करके चला गया, यहाँ सर मैं तो बहुत अच्छी जॉब है, आई ज्वाइन यू, मैं आपको ज्वाइन करूँगा। मैं कहा चलो यार बड़ा अच्छा है, ले जी। नीचे सॉफ्टवेयर हाउस में मेरी वो फ्रेंड थी, वो मैनेजर एचआर, मैं उससे लंच टाइम मिलने गया, मैं देखा वो कैंडिडेट वहाँ बैठा हुआ है। ये क्या सिनेरियो? मैंने उससे कहा कि तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि सर मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं ज़रा किसी अपने रिलेटिव से मिलने आया था। तो वो एचआर मैनेजर से मैंने पूछा कि ये कौन है? कहती है ही इज़ अ कैंडिडेट, यहाँ तो ये जॉब के लिए आया हुआ है, इंटरव्यू के लिए आया हुआ है। हमारे साथ बात होगी हुई है, ऑफर लेटर हम उसको आज भेजने वाले हैं। और नीचे जाके जब हम गए तो ये सिनेरियो, ये आपको ना टेक साइड पे बहुत मिलेगा, नॉन टेक में तो ये बिल्कुल भी नहीं है, टेक में बहुत मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि ये उसका एक्ट ठीक था कैंडिडेट का? क्यों नहीं? आप भी तो बंदा निकाल देते, एचआर वाले बंदा नहीं निकालते 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर। उसका एक्ट ठीक था या खराब था? ये ऑफर लेटर लेके फिर अगर वो इंटरव्यू देने गया तो फिर गलत एक्ट था। ऑफर लेटर लेके गया था तो गलत था।
ऑफर लेटर लेके वो नीचे वालों को जाके दिखाएगा कि मुझे तो इतने की ऑफर है। एज ए टेक्निकल रिक्रूटर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस सिचुएशन में? आप उसको ऑफर भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? कितने लोग समझते हैं कि इस सिनेरियो के अंदर हमें उसको जॉब ऑफर भेजना चाहिए? हाथ खड़ा करें। सर आपने कमेंट किया था सर भेजना चाहिए लेकिन थोड़ा डिले के साथ, मतलब आप जहाँ पे आज भेजने वाले हैं वहाँ पे 2 दिन वेट करना है। तो फिर तो नीचे वाली भेज देगी ना, वो खातून वो भेज देगी। वो अगर उधर जाना चाहता है तो वैसे ही चला जाएगा, हमारे उधर से कोई नहीं, 2 दिन की डिले से क्या होगा? सर उनका जो इंटरव्यू जो भी होना है यस या नो कंफर्म हो जाएगा, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, मैंने वापस जाना है नहीं मैंने अकेला नहीं करना। चलिए, देयर इज वन सिनेरियो, हम उसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं देखते? बैकअप क्यों नहीं है हमारे पास? बताइए। बैकअप तो रखते हैं ना। बैकअप एक पोजीशन के अगेंस्ट, एक कैंडिडेट के अगेंस्ट कितना बैकअप होना चाहिए? एटलीस्ट हम करते नहीं करते, मेजॉरिटी नहीं करती है। मिस आप तो दोनों बहुत अच्छी है, फिर अगर आप ही करते हैं। एक्सेप्शन दूसरा बहुत ही कॉम्प्रोमाइज होता है। मेरे पास 3 बैकअप से एक पोजीशन के लिए और तीनों ने इनकार कर दिया। होता ही है कि जब आप किसी भी कैंडिडेट को ऑन बोर्ड करते हैं ना, जिस दिन उसने ज्वाइन करना होता है वो आपको पता चलता है वो नहीं आ रहा। ठीक है, देयर इज अ सिनेरियो, आपके पास 3 बैकअप्स हैं, 3 बैकअप्स। उन तीनों बैकअप्स के साथ आप राब्ते में रहे, आपने कहा प्रोएक्टिव अप्रोच कि जी, आपने कहा जी कि हम करेंगे, कॉल्स करेंगे, राब्ते में रहे। आपको पता चलता है कि उनमें से 2 जो हैं उनको जॉब मिल गई, एक अवेलेबल है बैकअप, लेकिन वो भी अपना नोटिस पीरियड सर्व करेगा तो अगले 30 दिन के बाद या 45 दिन के बाद आपको ज्वाइन करेगा। आपका लाइन मैनेजर वेट करेगा इसका? वो तो सर फाड़ देगा हमारा। वो तो कहेगा ये तो आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि हमें एक ही बजाय 2 पोजीशन इकट्ठे फिल कर लेनी चाहिए। लेकिन समटाइम हम कैंडिडेट को अगर वो 30 डेज का नोटिस करता है तो हम लोग उसको शॉर्ट टर्म पे ले आते हैं, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। नहीं जी, मुझे ये बताइएगा कि हम कॉर्पोरेट में रहे हैं, कॉर्पोरेट में भी और टेक में, अब तो ज़रा टेक में आ गए हैं। साइन अप बोनस कितने लोगों ने सुना है? क्या होता है ये? किसी को आइडिया? साइन अप बोनस क्या होता है? साइन अप बोनस ये होता है, पर्टिकुलरली अगर मैं टेक की बात करूं तो क्लाइंट से आपने पैसे पकड़े होते हैं, वो पैसे आपने उनसे क्लेम करके लेने होते हैं। तो जब तक बंदा ऑनबोर्ड नहीं होगा आप नहीं ले सकते। तो वो बंदा ऑनबोर्ड करना होता है, फिर वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं। उसके बाद जो है ना, उस बंदे को वो ऑनबोर्ड करके उससे जो है वो पैसे ले लेते हैं। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, जिस दिन उसको ऑफर जाती है उसे कहते हैं हम तुम्हारे साइन अप बोनस दे रहे हैं, ये अमाउंट है 40,000 50,000 समथिंग। उसके बाद जो है ना, तुम जब ज्वाइन करोगे हम तुम्हें दे देंगे 30,000। तो नहीं, उसकी 30,000 सैलरी वाले को तो वो देती नहीं ना साइन अप बोनस। 30,000 वो उन्होंने एक लिमिट रखी होती है, उस लिमिट के अंदर जो ज्वाइन करना होता है। क्योंकि ज़्यादा आपको ये प्रॉब्लम आती है 2 लाख 1.5 लाख के सीनियर पोजीशंस के ऊपर, जूनियर्स पे तो इतना प्रॉब्लम। तो कितने % होना चाहिए सैलरी? ये अर्जेंट भी अगर हो तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि देयर इज़ अ पॉलिसी, जो कंपनी की पॉलिसी होती है। अमूमन मैंने देखा है कि 40,000 50,000 या 60,000 इसका ही वो ब्रेकअप एक रखते हैं, उसके ऊपर ही मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ये देते हैं। बट इट डिपेंड्स, हर कंपनी उठा लेते हैं। उसकी रीज़न ही होती है कि सीनियर पोजीशंस के ऊपर आपका जो नोटिस पीरियड होता है वो 3-3 महीने का होता है। नोटिस पीरियड आपका 3 मंथ्स का होता है। तो वो उस 3 मंथ्स के पैसे जब उसको वहाँ पे पड़ने हैं, जब आपने उसको जल्दी हायर करना है तो आपको फिर पे करने पड़ेंगे। तो लोगों ने पे किया है। खैर, देयर इज़ अ वन सिनेरियो, फिर मैंने आपसे ये डिस्कस किया। अगली जो हमारी पॉइंट है वो है अरेंज इंटरव्यूज़। हमने इंटरव्यूज़ अरेंज करने होते हैं। अच्छा, इंटरव्यू की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहले आप इंडिविजुअल इंटरव्यू करते हैं, HR वाले अमूमन अब करते क्या हैं, एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। पिछले दिनों जब अल्लाह माफ़ी दे कोविड था, तो कोविड की वजह से जूम पर इंटरव्यूज़ हो रहे थे, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कर रहे थे मैं आपको ना 2-3 एक्सपीरियंसेस भी अपने शेयर करता चलूँ इंटरव्यूज़ को लेके। आपकी भी राय इस पर डेफिनेटली लूँगा मैं। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू हम कर रहे थे, तो कैंडिडेट्स जो थे ना वो रेडी नहीं थे टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ के लिए। दे वर नॉट रेडी। नेट का इशू आ रहा है, सिग्नल का इशू आ रहा है, तो हम जब कोई बात करते थे वो नंबर नहीं मिलता था।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोविड के अंदर पर्टिकुलरली बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हमसे मिस हुए, उनकी जॉब्स भी नहीं लगी क्योंकि हम टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ पे ही सारी चीज़ें कर रहे थे। अच्छा, टेलीफोनिक के बाद आप चले जाएं ऑनलाइन इंटरव्यूज़। मैं एक इदारे में वाज वर्किंग एज ए हेड ऑफ HR सॉफ्टवेयर हाउस में, तो हमने एक टेक्निकल रिसोर्स था, उसका इंटरव्यू प्लान किया। अब वो प्लान हो रहा है तो मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल फैक्ट। वो एक गांव का था, गुजरांवाला में एक गांव वहाँ पर था, तो वो ऑनलाइन हुआ। तो हमने ना उससे कहा वीडियो ऑन करो, मैं और मेरा बॉस USA से ऑनलाइन, वो पूरा अंग्रेज़ी मॉल है सारा ना। तो मैंने वो कैंडिडेट का तुम अपना वीडियो ऑन की, तो पीछे से ना गोई थापे नहीं होते जो, वो लग रहे थे और पीछे से आवाज़ आ रही थी खाएंगी और बाकी चीज़ों की। खैर हमने सारा इंटरव्यू उसका किया, तो वो इंटरव्यू बैकग्राउंड म्यूज़िक ही बजता रहा। मैं बीच में उसको इंटरव्यू करता रहा कि कैन यू प्लीज़ आप थोड़ा सा उधर, मोबाइल से ऑनलाइन था। आप क्या समझते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स को एज ए रिक्रूटर, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर लिवरेज देना चाहिए, या फिर उसको चाहिए था कि वो तैयार होकर आता, कोई ऐसी जगह पे बैठता जहाँ पर के बैकग्राउंड में कोई पीछे चादर ही लगा देता, कोई चीज़ ही लगा देता? वो फिर समटाइम्स हो सकता है कि इतनी फैसिलिटीज नहीं होती उन लोगों के पास। या अगर अगर वो प्लान इंटरव्यू था फिर तो यू शुड हैव प्रिपेयर्ड समथिंग, बट अगर वो अनप्लान्ड था तो फिर उसको इतनी मार्किंग देना। नहीं, प्लान था, प्लान इंटरव्यू। हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर वो ठीक है तो हाँ। हम उसको हायर करेंगे। हमने वैसे उसको ऑन बोर्ड किया, हमने उसे रखा, और फिर मैंने अपने CEO से बड़ी डिटेल में बात की, क्योंकि वो गोरे थे, तो गोरा का नाम होता है तो गोरे से ज़रा टच होता है यार कि मुझे पीछे सारी चीज़ें एकदम ठीक चाहिए। तो मैंने फिर उनको कन्विंस किया, मैंने कहा दिस इज़ द एरा ऑफ कोविड, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। अमेरिका में आप बैठेंगे तो पीछे से आपको बैकग्राउंड अच्छा ही नज़र आएगा, मतलब आप जल्लो पार किसी गाँव में जाएंगे तो आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डायनामिक्स क्या है। तो फिर खैर हमने वी हैव ऑन बोर्ड उसको हमने किया। तो ये चैलेंजेस हमें पीछे जो है ना वो काफ़ी फेस करने पड़े। जो हमारा रिक्रूटमेंट मैनेजर या टैलेंट एक्विजिशन है वो भी ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं था। अभी भी हम देख लें तो हमें ऑनलाइन इंटरव्यू करना नहीं आता, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। तो मैं आपको से बताना चाह रहा था कि एज ए टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर भी हम जो है ना वो इंटरव्यू किस तरह से करना है, क्या करना है, ऑनलाइन कैसे है या इन पर्सन हमने जाके कैसे करना है। हमें सबको आदत ही फिजिकल इंटरव्यू करने की, इन पर्सन है, आपको समझ आती है ना। अब जैसे मैंने पेपटॉक पाकिस्तान अपना स्टार्ट किया तो मैंने भी ऑनलाइन इंटरव्यूज़ काफ़ी किए। तो वन ऑफ द सीजन CEO एक बहुत बड़ी कंपनी के, तो उनके साथ मैंने प्लान किया, हमने लाइव किया, तो वो मज़ा नहीं आया ना। जब हम इन पर्सन हमने किया तो वो बड़ा इसको एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं, आपके पता चल रहा होता है कि क्या है। तो आई थिंक बीइंग टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो लर्न करनी है कि क्या है। अभी भी काफ़ी जगहों पे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, इन पर्सन अब स्टार्ट हो चुके हुए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगला स्टेप है जी कंडक्ट इंटरव्यूज़ हो गया, डिसीजन मेकिंग। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फंस जाता है यहाँ पे आके ना, सुई फंस जाती है। सुई पता क्या फंसती है, वो लाइन मैनेजर को हम कह रहे होते सर आप बताएं, वो HR वाला कह रहा होता है कि सर आप बताएं कि क्या करना है। तो इसका बेहतरीन हल ये है, अच्छा HR वालों को सबसे पहले पता होता है इस कैंडिडेट, और लाइन मैनेजर को पता होता है कि इस कैंडिडेट को रखना है या नहीं रखना। हम कैंडिडेट को अक्सर कह रहे होते हैं विल गेट बैक टू यू, वो उसको पूछ रहा होता है यार कि बता दो। जो ही वो रूम से निकलता है फैसला हो चुका होता है कि हमने इसको रखना है कि नहीं रखना। और डिसीजन मेकिंग कहाँ डिले हो रही है, यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 10 दिन गए आपके। इंटरव्यू वैल्यूएशन शीट ही नहीं होती कई जगहों पे। आपको मैं क्या बताऊं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े इदारे जहां पर आप वो नहीं कहते, CEO कहते हैं मैंने साइन नहीं करना, लाइन मैनेजर कहते हैं मैंने साइन नहीं, क्या करेंगे फिर आप वहां पे, मुझे बताइए। जो फाइनल करेंगे उसकी फिल्टर Yes, you're right. Being HR manager or being talent acquisition manager or recruitment manager, this is our primary responsibility कि भाई इंटरव्यू वैल्यूएशन शीट आप फिल करवाएं। हमने गूगल फॉर्म्स बनाए हुए थे, मतलब एक इदारे में हम गूगल फॉर्म्स उसको कह रहे थे 10 के फ़ौरन से पहले आप इसको फिल करें। वो अच्छे इंटरव्यू वैल्यूएशन शीट्स थी, वो हमने ऑनलाइन बनाई हुई थी, तो आपको फ़ौरन से पहले। लेकिन बात यह है कि 2 दिन प्रीवियस इदारों की मैं आपको एग्जाम्पल नाम नहीं मैं लूँगा, इम्प्लीमेंट करने की इंटरव्यू वैल्यूएशन शीट है क्या ज़रूरत ही नहीं है, CV पे लिख देते हैं वो हायर कर लो फिर कर लें। अब HR वाला बार बार एक चीज़ के पीछे जा रहा है, उसको कह रहे हैं यार कि सर आप ये कर लें, इंटरव्यू वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये बड़ा है ज़रूरी, क्योंकि इट शुड बी डन। खाली आपने इंटरव्यू वैल्यूएशन शीट के अलावा देयर इज़ अ प्रॉपर सेटअप
कि आपने बाकी डॉक्यूमेंट्स भी लेने हैं भाई। ERF की हमने बात की थी, हमने जॉब डिस्क्रिप्शन की बात की थी, इंटरव्यू वैल्यूएशन शीट की बात की है हमने, और ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये आपने 100% कंप्लीट पैकेज में उनसे लेनी ही लेनी है, वरना आपका हायरिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ले जी, उसके बाद ये हो गया कि आपने डिसीजन कन्वे करना होता है, अपॉइंटमेंट एक्शन। मुझे एक सवाल है आप लोगों से, आप सारे हायरिंग मैनेजर्स माशाल्लाह हायरिंग भी करते हैं, ऑफर लेटर हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए कैंडिडेट को, और अपॉइंटमेंट लेटर डायरेक्ट ही दे देना चाहिए? फर्क क्या है ऑफर में और अपॉइंटमेंट में? ऑफर में आप टर्म्स एंड कंडीशन लिख रहे हैं, आप सिंपल उसको बता रहे हैं कि आपको हम ये सैलरी देंगे और आप ज्वाइन करेंगे। हाफिज बिलाल आप बताइए ऑफर में क्या फ़र्क है? ऑफर तो आप एज ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर तो आप बाय हैंड देते हो, उसे साइन करवा सिग्नेचर ऑफर आप साइन नहीं कराते? हम डेजिग्नेशन टू डेजिग्नेशन वेरी करता है, हम कुछ डेजिग्नेशन को ऑफर लेटर रहते हैं, कुछ को नहीं देते। हाँ, जो हायर पोस्ट है, ये आज आप टू द पॉइंट जरा बोल रहे हैं, अच्छा है, गुड, बताइए। हाँ हाँ, जो मतलब कि जो हायर पोस्ट के सिलेक्ट पोस्ट के उसको ऑफर इशू करते हैं, अदरवाइज जो लोअर स्टाफ है वो कभी भी नहीं ऑफर देते हैं। सर उनका हक नहीं बनता, पहले बताएं बंद तो हम क्यों नहीं देते? एक बहुत बड़ा इदारा है, हम वहाँ HR मैनेजर हैं हमारे, बहुत बड़ा इदारा, काफ़ी माशाल्लाह उनकी सेटअप है, बहुत बिजनेसेस हैं उनके, और काफ़ी है। हम वो बैठे हुए थे आपस में, तो हमसे ये कह रहे थे यार वो किसी भी लेवल पे ऑफर लेटर नहीं देते, ऊपर से लेके नीचे तक। मैंने कहा यार तुम्हारी मेहरबानी, ज़रा इनको दो ऑफर लेटर। नहीं यार, इलीगल हो जाएगा। वो जो हमने कल बात की ना, EOBI, सोशल सिक्योरिटी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी, ये वो ऑफर लेटर, ये ठीक कह रहे हैं, नीचे लोगों को नहीं देते, अमूमन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर हम देते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ जो होता है, जो डेली वेजर हैं, ये थर्ड पार्टीज वाले हैं, वो है। बहरहाल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऑफर लेटर के बाद आप जब वो ज्वाइन करता है, फिर आप उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। अच्छा, हमने कल बात की थी कैंडिडेट जर्नी की। ओरिएंटेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो रिक्रूटमेंट का ही पार्ट होता है। कितने लोग जो हैं वो अपनी कंपनी में एम्प्लॉय ओरिएंटेशन कराते हैं? ओरिएंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिटेंशन के बारे में। हम सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो बना बड़ी अच्छी लेते हैं, बहुत अच्छी बना लेते हैं, इम्प्लीमेंट करने में हमें प्रॉब्लम होता है। एग्जीक्यूशन में पहले दिन हम स्लाइड्स उसको दिखाते हैं, वो बड़ा खुश होता है, यार क्या बात है, मैं तो जन्नत में आ गया। तो मुझे तो लगता है यार मतलब हसन साहब जो बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं यार, मतलब वाओ। और वही 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वो दोबारा आता है, हसन साहब ये कि आपने क्या किया है, मतलब आपने मुझे ये क्या किया। खैर, ओरिएंटेशन का आपको कम बता दूँ कि मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जब था तो हम लोगों ने ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया, हमने एक जर्नी दी, हम एक बास्केट हमने बनाई, वो बास्केट हम पहले दिन उस कैंडिडेट को देते थे, और लिटरली हम दिल से, मतलब बिल्कुल हकीकतन कि यार ये आया है, इसका जर्नी अच्छा हो। हमने एक कार्ड रखा, वेलकम कार्ड, वो CEO से हमने साइन कराया, फिर हमने एक अपना गिफ्ट बॉक्स बनाया, वो गिफ्ट बॉक्स पे हमने चीज़ें डाली, फिर हमने उसे कहा यार इसकी एक तस्वीर बना के तुमने लिंक्डइन पे डालनी है, तुमने फेसबुक पे डालनी, वो उसने डाली, और उसका जो इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट बड़ा पॉजिटिव आया। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। दिस इज एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। ओरिएंटेशन का प्रोसेस आपका अच्छा नहीं, जब आगे जाके डिटेल में नेक्स्ट स्पीकर्स आएंगे उसके अंदर आप डिटेल में देखेगा, मैं सिर्फ हल्का सा टच करूँगा। इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस आपका होना चाहिए ओरिएंटेशन का कि जो आपका कैंडिडेट है ना वो ये कि यार वाओ इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। और ओरिएंटेशन खाली पहले दिन ही चलनी होती, या दूसरे दिन ही चलनी होती, या तीसरे दिन ही चलनी होती। एक बहुत बड़ा इदारा है, ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर वो नहीं देते, लेकिन ओरिएंटेशन उनकी बड़ी अच्छी है। तो वो क्या करते थे, नाम नहीं मैं लूँगा, मेरे मुँह से निकल ना जाए वो नाम। वो क्या था कि एक दिन नहीं, हाँ एक दिन, यस, एक दिन उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता था। जैसे एक दिन जियो था ना, तो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम आगे लगा लिया था। मिसाल देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये भाई वही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक दिन गोरमे के साथ फॉर एग्जांपल, तो वो उन्होंने क्या किया कि जी एक दिन का उसको एक, ये मैं आपको लेबर की बात बता रहा हूँ, लेबर और टॉप टू बॉटम मतलब उसका था। उन्होंने एक परफॉर्मा बनाया कि एक दिन लेट्स सपोज गोरमे के साथ या किसी और के साथ, वो परफॉर्मा उसको दे दिया, उसको कहा तुम टिक करते जाना ये सारी चीज़ें। उन्होंने कहा देखो ऑफिस कैसा है, लोगों ने तुमसे बात कैसे की, कहा जी उनको नंबर दो। हर डिपार्टमेंट की रेटिंग वो करता नया बंदा, अगर बताना नहीं किसी को।
वो आता शाम को, रिक्रूटमेंट मैनेजर और HR मैनेजर उससे मिलता, 1-on-1 सेशन करता है, कैसा रहा आज का दिन, ये रहा आज का दिन। उसके अंदर वो प्रॉपर रेटिंग करने के बाद एवेलुएट करते और फिर अपना फीडबैक देते कि ये क्या है। एक तो ओरिएंटेशन अमूमन लोग इस तरह से करते हैं 1 डे की, कुछ ओरिएंटेशन होती हैं कि जो कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट्स प्लान होती हैं। मुझे याद है मैं एक इदारे में था तो हमने एक महीने की ओरिएंटेशन कराई। वो डिपेंड करता है क्योंकि सीनियर मैनेजर्स होते हैं, उन फिर बिज़नेस कितना आपका एक्सपैंड होता है, वहाँ पर आपने डिफरेंट लोकेशन पे आपने लेके जाना होता है लोगों को, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, अब हम ज़रा इसकी बात करें टैलेंट फोरकास्टिंग। ये हमने पहले बात की कि बिजनेस स्ट्रेटजी जो है वो होनी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल नीड है, प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर वैकेंसीज। आपका बिजनेस जो ग्रो करता है, आप लोगों की टीम ग्रो करती है। आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि यार हमें जो है ना वो बंदे लेकर आने हैं। उसके अलावा आपको है स्टाफिंग रिक्वायरमेंट जो है वाइस ऐसा वक्त के साथ साथ आपको ज़रूरत पड़ती है। जो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना वो क्या करती हैं, वो एक ना बजट बना लेती हैं, जो कि बजट आपका जून में जुलाई में वो होता है या जनवरी में सम टाइम, तो वो पोजीशंस अप्रूव्ड करवा लेते हैं सारे लाइन मैनेजर कि यार मुझे ये वाली पोजीशंस फ़लाँ महीने में फ़लाँ डेट्स तक ये पोजीशंस आपने फिल करनी है। होती नहीं वो वैसे, सम टाइम हो भी जाती हैं, सम टाइम वो नहीं भी होती। तो आपने क्या करना होता है, वो उनसे बजटेड पोजीशंस का जो डाटा है ना वो ले लेना होता है और उस पर अपना काम स्टार्ट कर देना है। हमें मार कहाँ पड़ती है HR वालों को और रिक्रूटमेंट वालों को? हम क्या करते हैं, वो जब हमारे पास डिटेल आती है ना उस पर हम बैठ जाते हैं, यार जब आएगी तब देख लेंगे, तब काम स्टार्ट करेंगे। तो वो हम काम स्टार्ट कब करते हैं, जब लाइन मैनेजर हमें पूछता है वो 4 दिन रह गए अभी तक डेडलाइन पूरी नहीं हुई तुम्हारी, क्या किया है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ आए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट उस बजटेड पोजीशंस में आप पहले ही काम स्टार्ट कर दें। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस स्ट्रैटेजी। सर इसको समझें, आपका कोर बिजनेस है क्या, लोग नहीं समझाएंगे आपको। जब बिजनेस का नहीं पता होएगा कि बिजनेस है क्या, आप सही बंदा सही टाइम पर सही जगह पर नहीं ला सकेंगे। हमें मार पड़ती इस पे। फाइनेंस वाला क्या करता है, नंबर्स, कल भी हमने बात की थी इस पे। सेल्स वाला क्या करता है, नंबर्स। अगर कोई बताएगा ही नहीं कि बिजनेस क्या है, इवन द CEO हिमसेल्फ या हरसेल्फ बताए ना कि बिजनेस क्या है, तो फिर क्या करें। अगर आपको नहीं बताएगा तो फिर देखें, फिर HR क्यों फनकार हुआ, फिर टेक्निकल, फिर रिक्रूटमेंट क्यों है, आपको लोग नहीं बताएंगे। आपने पोजीशंस, आपने इंफॉर्मेशन निकलवानी है। बहुत सारे आपके पास मुसेरा बहुत सारी टूल्स हैं कि आप पोजीशंस जो इंफॉर्मेशन है वो आप उनसे निकलवाएं, देखें कि क्या है। नहीं बताएंगे लोग आपको। वैसे अच्छे लोग तो बता ही देते हैं, कई दफ़ा CEOs भी बता देते हैं कि क्या है। इंफॉर्मेशन छुपाने का मकसद क्या होता है लोगों का, क्यों लोग ऐसी चीज़ प्ले करते हैं, व्हाट इज़ द मेन रीज़न? ज़्यादातर ये होता है कि मेरी सीट पे ना आ जाए, ज़्यादा ये होता है। मतलब आप कह रही हैं कि CEO आपको इसलिए नहीं बताएगा। हाँ सीनियर जो है ठीक है वो नहीं बताएगा, वो इस वजह से हाँ, लोग अमूमन हाँ जी आप अपने आप को बाय नहीं करवाते कि आपका एजेंडा मैं बाय करके हाउ कैन आई फैसिलिटेट आपके उस एजेंडे में। तो वो ये समझते हैं कि ये HR का बंदा है, इसका काम सैलरी बनाना और पेरोल है। अच्छा फाइनेंशियली मीटिंग है, मैं बाद में मिलूंगा। हाँ, और इसमें सबसे ज़्यादा जो खबारी हो रही थी वो हमारी हो रही होती है, क्योंकि फाइनेंस वाला आपको मिलता नहीं है। एक ऐसा कैंडिडेट जो अपनी करंट कंपनी में नोटिस पीरियड नहीं सर्व करता और आपको ज्वाइन करना चाहता है, हमें उसको हायर करना चाहिए। कल को हमारे साथ मैं प्रोवाइड करता हूँ पैसे आप लोगों को क्या करेंगे जो नोटिस पीरियड सर्व नहीं करता। चले सर इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, इसी सवाल को दानियल मैं आपकी सुनता हूँ। कैंडिडेट ने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, HR मैनेजर जो है वो आपका दोस्त है, आपने उसे कॉल की और देखा यार ये तुम्हारे पास बंदा आ रहा है, इसने मेरे पास नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया। मैं गारंटी देता हूँ कि जब ये तुम्हें छोड़ के जाएगा तुम्हारे भी नोटिस पीरियड सर्व नहीं करेगा। जो ये क्वेश्चन उससे रिलेट करता है कि किसी बंदे को जब लेंथ ऑफ सर्विस के साथ उसको आप वैल्यूएट मत करें, हर एक के डायनामिक्स डिफरेंट है बस। बट यू आर राइट, ये वर्क एथिक्स पे है कि फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं आ रहा तो उसकी चीज़ें हैं, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए ना, अगर वो बंदे में ये प्रॉब्लम है और उस स्टैक के बंदे अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, सर फिर आप क्या करेंगे? वो लेंगे ना आप उसको।
आजकल जो कैंडिडेट का सबसे बड़ा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है ना, वो वर्क एथिक्स है। वर्क एथिक्स, आप इंटरव्यू प्लान करें, नहीं आएंगे इंटरव्यू। एक कैंडिडेट ने हमें ज्वाइन किया, ठीक है जी, टेक्निकल रिक्रूटर और रिक्रूटमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त उसको प्रोटोकॉल दिया और उसको ऑन बोर्ड किया। तीसरे दिन वो आपको कहता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगा। आप उसको टर्मिनेट कर देंगे, यहाँ आप उसको रिटेन करेंगे। आपको ये भी पता है क्लाइंट से पैसे पकड़े हैं अमेरिका से, इसका कोई बैकअप भी नहीं है, मैंने अपना ATS पे चेक किया है। क्या करेंगे आप? उसको अलाउ कर देंगे वर्क फ्रॉम होम, या आप उसे कहेंगे कि भाई हमारा गुजारा नहीं हो सकता है? अलाउ कर देंगे। आप अगर उसे वर्क फ्रॉम होम अलाउ करेंगे, क्या गारंटी है कि वो आप ही का काम करेगा, फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट नहीं पकड़ेगा? अच्छा, मैं इस सिनेरियो में आपको बता दूं, ये सिनेरियो में रिसेंट पास में एक इदारे में हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उस इदारे ने उस बंदे को ना टर्मिनेट कर दिया, और उस बंदे को टर्मिनेट किया, जॉब उसे मिल गई, लेकिन उसने क्या किया, ग्लास डोर पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके इदारे की बजा दी, क्लास कर दी। उससे क्या हुआ, जो उस स्टैक के बंदे थे ना, उनका एक फोरम बना हुआ था व्हाट्सएप पे, वो वहाँ भी पोस्ट चली गई, वो पोस्ट वायरल हो गई लिंक्डइन पे। तो वो CEO साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त, उन्होंने कॉल की, मैंने भी उन्हें कॉल की, मैं सोशल मीडिया पे बड़ा आपको लिंक्डइन पे, मैंने कहा आपने क्या किया? क्या किया? हमने टर्मिनेट कर दिया हसन भाई, उसको टर्मिनेट। मैंने कहा आपने 1 लाख रुपए के पीछे बचाने के चक्कर में, या इस एग्जाम्पल सेट करने के चक्कर में सोशल मीडिया पे अपने अगले 25 लोगों की ज्वाइनिंग रोक ली है। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ, कैंडिडेट ने गलत किया, इदारे ने भी गलत किया। आपको कोई विन विन सिचुएशन दोनों की निकालनी चाहिए थी कि आप उसको बुलाते, हैंडल करते। देखिए मैं आपको नहीं, दुबई से आप ना बुलाएं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप दुबई चले भी जाएं, मैं यही नहीं कह रहा। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि देयर इज अ वन सिनेरियो, आप उसे रिजाइन ले सकते थे, उसका एग्जिट कुछ अच्छा प्लान कर सकते थे। क्या रिजाइन पे वो इस तरह की कोई भी वो नहीं डालता कमेंट क्लास रूम पे? मिस, मेरा ख्याल है कि समहाउ मैनेज हो जाता, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। जब आप टेबल टॉक करते हैं ना, जब आप लोगों को टेबल टॉक पे लाते हैं ना, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ये सारी ना ईगो की होती है जंग सारी। हाँ कर, लेकिन वो प्रोविजन पे था ना, लेकिन प्रोविजन पे कई इदारे जो हैं वो नहीं करते हैं। यूजुअली मीडिया इंडस्ट्री में ऐसी प्रैक्टिस होती है कि आपने किसी को निकालना होता है तो आप बुला के उससे बात करके रिजाइन ले लेते हैं रादर देन उसको निकालना। हर इदारे में उमूमन ऐसे होता है, अक्लमंद HR सारे वाले ऐसे ही करते हैं। वो कहते हैं टर्मिनेशन में आपको बहुत सारी चीज़ों में जाना पड़ता है ना, तो ये है। एक मेरी भी ऑब्जर्वेशन है कि लिंक्डइन पे कोई नेगेटिव फीडबैक हो किसी कंपनी के बारे में या किसी इंडिविजुअल या HR हेड के बारे में, तो लोग बाय बहुत जल्दी करते हैं। ऐसे इसकी क्या रीजन है? मतलब क्रॉस चेक वेरीफाई के बगैर ही लोग आप समझ रहे हैं? सर असल में ना हमारा ना सोशल मीडिया को हमने बहुत मिसयूज़ किया। अभी उस दिन परसों हम कासिम भाई के साथ बैठे थे, यहीं पर एक सेशन हो रहा था और हम कोई 25 के करीब HR के लोग थे। बड़ी प्यारी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा यार अपनी ज़िंदगी को ना थोड़ा स्लो करें। हमने बड़ा फास्ट पेस किया हुआ, और उस फास्ट पेस के चक्कर में ना हम अपने आप को भी रगड़ा दे रहे हैं और दूसरे लोगों को भी रगड़ा दे रहे हैं। जब कोई पोस्ट आती है ना, सोच के आती है नेगेटिव, यार चंगा हो यार ना NG होना चाहिए थी। क्योंकि मैं वैसा नहीं बना जैसा वो था। हम अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं ना उस बंदे के साथ, फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि यार यस ये ऐसे ही है। फिर हमने क्या किया होता है, 1-2 बातें उसके बारे में सुनी होती, परसेप्शन बनाई होती है। अब आप देखें कि जब नेगेटिव पोस्ट आती है तो सबसे पहले उस इदारे के बंदे को, हमारा कोई जानने वाला, हम उसे फ़ोन करते हैं कि यार क्या है। हम उसे ये फ़ोन करके नहीं कहते कि वहाँ पे ये पोस्ट सही है नहीं सही, ओ यार की होया सी दस जरा अगे की होया सी, विच इज़ रियली रॉन्ग। आपको ज़रूरत नहीं है यार। मतलब सोशल मीडिया पे अब आप देखें कि लोग जो हैं वो ऐसी पोस्ट, और अमूमन जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं आपको बहुत ध्यान से करनी है प्यारे भाई, बहुत ध्यान से करनी है। बहुत सारे लोगों को आपने व्हाट्सएप पे कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होती है, ईमेल पे करनी, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, वरना अदरवाइज पीपल विल पिक, दे विल पोस्ट। आपके सामने लिंक्डइन पे एग्जांपल्स हैं। एक दफ़ा रेपुटेशन गई तो फिर बड़े मसले होते हैं, लोग वेरीफाई भी नहीं करते। और माजरत के साथ, पर्टिकुलरली माजरत, मेरी बहनें बैठी हैं, खवातीन की पोस्ट को तो लोग बिल्कुल वेरीफाई नहीं करते, उस पर तो वो दस्ती मतलब जो है वो। और हाँ, अब मैं अब कोई पोस्ट लगाता हूँ ना तो मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब ये है कि वो व्यूज़ वगैरह सारे, लेकिन बहरहाल इट्स द फिनोमेना। आइए जी, फिर एक्टिविटी जो है वो करते हैं।